वेलकम टू नर्सिंग एकेडमिक्स। आज हम बात करेंगे नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग करिकुलम के सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम बनाया गया है। ओके, एज यू कैन सी दिस कंप्लीटली बिलोंग्स टू सेकेंड सेमेस्टर। ये सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये पूरा जो सिलेबस है ये रिवाइज्ड है। मींस पहले बायोकेमिस्ट्री के ईयरली सिलेबस हुआ करता था जो बहुत ही लेंथी था, उसे बिल्कुल रिवाइज करके कट शॉर्ट करके बिल्कुल स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनाया गया है। 40 आवर्स इंक्लूडिंग लैब आवर्स ऑल्सो। ओके, सो 40 आवर्स के पूरा सब्जेक्ट है। अगर डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ये कोर्स डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स को हेल्प करने में, असिस्ट करने में कि उन्हें नॉलेज मिले ऑफ नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन। मतलब बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी प्लस केमिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मींस कंपोजिशन कैसे फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक्चुअल में कंपोनेंट्स और कंपोजिशन तो हैं केमिकल्स के, लेकिन बायोलॉजिकली ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। चाहे आप इसे फूड डाइजेशन में समझ लीजिए, चाहे एनर्जी गिविंग प्रोसेस में समझ लीजिए, हर एक ह्यूमन और बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये केमिकल कंपोनेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इनके होने वाले अल्ट्रेशंस और एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिजीज होती हैं वो भी इस सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। ओके, यहाँ पे देखना है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है मींस बायोकेमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ओके ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आप नर्सिंग के प्रोफेशन में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कॉम्पिटेंसीज की, कॉम्पिटेंसीज में आप देख सकते हैं कि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होने वाली एबनॉर्मेलिटीज को भी वो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस बनेंगे वो बेसिकली इसी सिलेबस में से ही बनेंगे। और ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इसी से आपके शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको इन कॉम्पिटेंसीज को अच्छे से समझना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिपिड के मेटाबॉलिज्म और उनकी एबनॉर्मेलिटी की बात हो रही है। उसके बाद प्रोटीन और अमीनो एसिड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए में भी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नंबर 3 प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसकी एबनॉर्मेलिटीज भी, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हर एक एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है और उन एंजाइम्स की कमी और उनके काम ना करने की वजह से आपको कौन सी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं, उन पे भी ये सब्जेक्ट क्या करता है, अच्छे से आपको क्लियरली डिफाइन करता है हर एक चीज को। ओके, एक्सप्लेन एसिड बेस बैलेंस। ओके, एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है, पीएच लेवल, पीएच की डेफिनेशंस, ओके, उनके इम्बैलेंस होने से बॉडी में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी। द नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हीम प्लस ग्लोबिन, ओके, ये दोनों मिलके बनते हैं हीमोग्लोबिन। अब इसका भी मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन। तो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि केमिकली हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो फाइनल प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हमें हमेशा पाथवे समझाना पड़ता है और फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो जो इनिशियल कंपाउंड होता है वो होगा हीमोग्लोबिन और फाइनल प्रोडक्ट जो भी लास्ट प्रोडक्ट होगा वही हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। अब 5 और 6 पॉइंट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्यों हमें हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ता है, उसका अमाउंट हमें नॉर्मल रेंज चेक करनी पड़ती है, या क्यों हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का रेंज चेक करना पड़ता है, नॉर्मल वैल्यूज चेक करनी पड़ती है। मतलब क्लिनिकली हम जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उनके नॉर्मल रेंजेस की बात की गई है और उनकी रेंज अगर
नॉर्मल रेंज में पेशेंट्स की वैल्यू ना हो तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वन, 7th पॉइंट, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन टेस्ट एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। ओके, यहीं पे पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात की गई है। बहुत से टेस्ट हैं इस सब्जेक्ट में, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, रीनल टेस्ट हो गए, तो डिफरेंट टेस्ट है यूनिट में, तो वो आप आगे चल के जब आप सब्जेक्ट को मैं डील करूंगी तो एक एक करके आपको बताऊंगी। एंड द लास्ट वन इज इलस्ट्रेट द इम्यूनोकेमिस्ट्री। ओके, इम्यूनोकेमिस्ट्री मींस यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली इम्यूनिटी की, राइट? इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और द ELISA enzyme linked immunosorbent assay test. Okay, so these are all competencies जो ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग हर एक यूनिट को क्या करा गया है, कैटेगराइज करा है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक यूनिट में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफाई किया गया है, और अगर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स और पेशेंट्स में कौन कौन सी टाइप की बीमारी हो सकती हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है ब्लड ग्लूकोज, यानी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, और अगर ज़्यादा है तो कौन सी कंडीशन होगी, कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बायोलॉजिकली। डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आ जाएगा यहाँ पे, टाइप 1 एंड टाइप 2, मतलब इसका क्लासिफिकेशन, सिम्टम्स अलग से समझाने आपको, कॉम्प्लिकेशन और इस डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट एंड ब्रीफ मीन्स इन शॉर्ट, बहुत ही कम समराइज करना है आपको इसका मैनेजमेंट अलग अलग टाइप्स के। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। ओके, तो बेसिकली जब डायबिटीज मेलाइटिस का कोई पेशेंट है तो आप उनमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो OGTT मीन्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इंडिकेशंस कब कब हमें करना है, प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर, स्टेप टू स्टेप हमें समझाना है। इंटरप्रिटेशन मतलब फाइंडिंग्स, और उस फाइंडिंग से एक्चुअल में क्या हम रिजल्ट, किस नतीजे पे पहुंचेंगे वो, प्लस टाइप्स ऑफ GTT कर्व्स। ओके, कर्व्स मींस ग्राफ्स, है ना। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स और डोज ऑफ कितना ग्लूकोज आप ओरली दे रहे हो पेशेंट को, तो उस तरीके से OGTT कर्व्स हैं। फिर मिनी GTT, ये सब उसके ही सब टाइप्स हैं। एंड द फाइनल HbA1c, इसकी सिर्फ डेफिनेशन। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया भी था कि ब्लड ग्लूकोज अगर कम है तो कौन सा कंडीशन होगा, डेफिनेशन और उसके कॉजेस। तो ये तो हुई हमारी यूनिट 1। सेकेंड वन इज लिपिड्स। लिपिड्स में सबसे पहले फैटी एसिड्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। ओके, देन उसके बाद डेफिनेशन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन दोनों की डेफिनेशंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल, प्लस डाइजेशन, इनका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और उनके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन से कंपाउंड और प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और ये बायोलॉजिकली बात हो रही है, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन अगर होगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसके बारे में डिटेल, प्लस कीटोन बॉडीज के नाम, टाइप्स और उनकी सिग्निफिकेंस, क्या हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है। नेक्स्ट, लिपोप्रोटीन्स के टाइप, फंक्शंस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे एक्सक्लूड करा है, जरूरी नहीं है पढ़ाना, तो लिपोप्रोटीन के सिर्फ टाइप्स और फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि इस लिपिड प्रोफाइल में सब नॉर्मल रेंजेस हैं और उसी की एबनॉर्मलिटी से हम डिजीज कंडीशन डायग्नोस करेंगे पेशेंट्स की। तो लिपिड प्रोफाइल के नॉर्मल रेंजेस पता होने चाहिए, और ये जो डिजीज कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, इन शॉर्ट समझाया गया है कि कैसे प्लेग बनता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से क्या क्या डिजीज कंडीशन होती है। इसके अलावा फैटी लिवर भी है एक्स्ट्रा, अगर आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ाया जा सकता है, और मैं तो अलग अलग डिजीज कंडीशन कोशिश करूंगी डील करने की। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन, यूनिट 3rd। अब यहाँ पे प्रोटीन है तो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, अमीनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक रेट विथ एग्जांपल्स, मतलब अमीनो एसिड्स का अगर क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाए तो क्लासिफिकेशंस को भी अलग अलग रेंज में डिवाइड करा है, जैसे कि न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन अलग है, मेटाबॉलिक रेट वाला क्लासिफिकेशन अलग है, और हर उसके एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं। फिर इन्हीं का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए हमारे पास। देन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अलग अलग अमीनो एसिड से जो भी वेरियस
कंपाउंड्स बन रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके सिर्फ नाम की यहाँ पे बात हो रही है। तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में या 2 नंबर के में क्वेश्चंस में वो इनलिस्ट करने के लिए आपको ये बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इनबॉर्न एरर्स। अगर अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा है, और ये कौन से अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, अगर इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो कौन कौन से इनबॉर्न एरर्स हो सकते हैं। इनबॉर्न की बात हो रही है तो बच्चों की बात हो रही है, एट बर्थ जो बच्चों की डिलीवरी होगी तो उनको एट बर्थ कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स की वजह से। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स, उनके फंक्शंस और उनकी नॉर्मल वैल्यूज। तो इस पूरे सब्जेक्ट में जितने भी नॉर्मल वैल्यूज हैं वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मैं इसकी सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी आगे के लेक्चर कम सेशंस में। नेक्स्ट, प्रोटीन यूरिया क्या होता है, इसके कारण क्या है, हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया। तो ये कंडीशंस जितनी भी हैं इनकी डेफिनेशंस और इनके कॉजेस। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। ओके, और नॉर्मल क्या पैटर्न होगा, एबनॉर्मल क्या रीडिंग्स होंगी, है ना, क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये किस सिद्धांत पे ये प्रोसीजर काम किया जाता है, बेसिकली करता क्या है ये। ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर यहाँ पे डील किया जाएगा यूनिट 3 प्रोटीन में। नेक्स्ट, यूनिट 4 क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ओके, तो बेसिकली एंजाइम्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, एंजाइम्स में आइसो एंजाइम्स को इन्होंने स्पेसिफिकली सेलेक्ट करा है, उसकी डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस मतलब हम जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उनमें हम जो भी एंजाइम्स हमें फाइंड आउट करना है जो हमें बता रहे हैं कि इस वजह से कौन कौन सी बीमारी हो रही है वो। ओके, तो बेसिकली लिवर डिजीज है तो इन सब एंजाइम्स को हमें चेक करना है। पेशेंट्स में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो ये, तो मतलब डिजीज के बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिए इन सभी एंजाइम्स को। ओके, तो पहले तो इन सभी एंजाइम्स को एक एक करके सेपरेटली समझना है। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज समझनी है और फिर इस बीमारी के हिसाब से इनके रेंजेस क्या होंगे, क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा, वो इस यूनिट में पढ़ना है। आगे चलते हैं, यूनिट 5 एसिड बेस मेंटेनेंस। तो पीएच की डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू पीएच की पता होनी चाहिए। आप एसिड का क्या पीएच होता है, बेस का क्या पीएच होता है। शॉर्ट नोट्स इस यूनिट में आ सकते हैं। बफर सिस्टम पूछा जा सकता है, तो ब्लड बफर है, रेस्पिरेटरी, रीनल है। ओके, तो मतलब ब्लड के अंदर के जो पीएच है वो कैसे बायोलॉजिकली रेगुलेट होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस के नॉर्मल वैल्यूज। ओके, एंड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, यानी बीमारियों के नाम, उन कंडीशंस के नाम, है ना, कि जिस पेशेंट के बॉडी में एसिड और बेस का मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा, यानी डिसऑर्डर्स है, तो फिर किस किस तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके नाम, उनकी डेफिनेशन और क्या कारण है उस डिसऑर्डर के होने के। नेक्स्ट वन इज यूनिट 6 हीम कैटाबॉलिज्म, यानी हीम का ब्रेकडाउन। ओके, तो हीम डिग्रेडेशन पाथवे, मतलब हीम कैसे टूट रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो पूरा पाथवे। जॉइंडिस के बारे में यहाँ पे डिटेल पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, कॉजेस, ठीक है, किस वजह से ये जॉइंडिस हो रहा है। यूरिन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप कैसे जॉइंडिस को फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेशली वेंडनबर्ग टेस्ट। ओके, तो ये डिटेल हमको पढ़नी, वैसे ये जो यूनिट है तो ये 2 आवर्स की है बेसिकली, तो उसमें से मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही बन सकते हैं या आइदर जॉइंडिस आ सकता है। ओके, द लास्ट वन इज इलस्ट्रेट द इम्यूनोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोकेमिस्ट्री यहाँ पे डील की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइसा टेस्ट। ओके, ये इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरप्रिटेशन है। तो अलाइसा टेस्ट के स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर, फाइंडिंग्स क्या आ रही है, नॉर्मल क्या होती है, एबनॉर्मल क्या होती है, वो पूरी डिटेल। और इम्यूनोकेमिस्ट्री में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कस करना है, तो उसका स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन,